हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है, ज्योग्राफी हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 6 जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग क्लास 7 स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 7 का चैप्टर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है हम आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि स्थल मंडल जो रहता है ना वो अनेक प्लेटों से बना हुआ है। ठीक है। और जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जो रहता है ना प्लेट हमेशा जो रहता है धीमी गति से घूमते रहता है। क्या होता है, धीमी गति से घूमते ही रहता है। तो इसी के कारण जो रहता है पृथ्वी की प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन होता है। और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर हम लोग विभाजित करते हैं जिसके कारण ये गतियाँ होती है। तो ये गति दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका आंतरिक होता है, और एक होता है जिसको हम लोग अंतर्जनित बल कहते हैं यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और एक जो होता है जो पृथ्वी के बाहर जो होता है जो बल लगता है जिसको हम लोग बहिर्जेनिक बल कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अंतर्जनित बल क्या होता है, बहिर्जनित बल क्या होता है। तो जैसे कि अगर आप देखे होंगे अंतर्जनित में कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी होती है, कभी पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, एक आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल होता है। तो ये जो आकस्मिक बल होता है जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना या भूस्खलन, ठीक है, तो ये सब जो है आकस्मिक बल में आएगा। और पटल विरूपण बल में आपका पर्वत निर्माणकारी बल आएगा। ठीक है। और बहिर्जनित बल मतलब जो बाहर की ओर लगता है। ठीक है। जैसे कि इसमें अप्रदन और निक्षेपण होता है। अप्रदन क्या होता है, तो अप्रदर्शन से क्वेश्चन आता है ना, अप्रदन होता क्या है। तो जैसे कि आपका तेज पानी आ रहा है, पत्थर जो है कभी पानी से या कभी एक दूसरे से टकरा कर वो धीरे धीरे टूटने लगता है छोटे छोटे कण में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रोसेस जो प्रक्रिया को हम लोग अप्रदन कहते हैं। ठीक है। और जब क्या होता है पानी बहता है तो अपने साथ जो छोटे छोटे कणों को ले जाके एक जगह से दूसरी जगह फेंक देता है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, या जमा कर देता है, तो इसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है। तो ये किसके किसके कारण होता है, हिमनद के कारण होता है, समुद्री तरंग के कारण होता है, पवन के कारण होता है, और नदी या बहता जल के कारण होता है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट रहता तो बता देते हैं। या भूपट्टी में अनेक बड़ी उनको छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप या महासागर की सतह जो है टिकी हुई है। आप देख सकते हैं जैसे कि ज्वालामुखी ये है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जेनिक मतलब क्या होता है, एंडोजेनिक मतलब उत्पत्ति होती है, जिससे कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। देखिए ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक छिद्र, एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलता है। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो जहाँ से वो पदार्थ निकलता है, वो लावा निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। ये एक छिद्र होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा फिगर में दिखाया हुआ है। तो इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। तो इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है। तो भूपट्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ कंपन स्टार्ट होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू स्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी उसके आमने सामने जो जगह रहता है उसको अधिगम कहते हैं। और अधिगम से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सावधानिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने का साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अधिगम में आपका सबसे ज़्यादा जो है भूकंप से अगर कोई हानि होगा तो वही होगा, और अधिगम से जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे जो है भूकंप का जो मतलब इफेक्ट रहता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये आपको उद्गम केंद्र हो गया, ये उद्गम केंद्र हो गया, और ये जो है उसका दूर जो है ये आपका अधिगम केंद्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा भूकंप का। ठीक है। जैसे जैसे ये दूर जाएगा ये अधिकेंद्र, तो वैसे वैसे इसका इफेक्ट जो रहता है वो कम होने लगता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए भूकंप तरंग जो रहता है 3 प्रकार का होता है, एक पी होता है, एक कैसल होता है, एक एल होता है। पी जो रहता है इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, और एस को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और एल को हम लोग पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक है।
तो ये भी तरंग से भी क्वेश्चन आता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूकंप की भविष्यवाणी जो रहता है संभव नहीं होता है, लेकिन यदि पहले से तैयार हो तो उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से, देखिए यहाँ पे जो है ना, भूकंप कैसे होता है, क्या होगा, इसका जो कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने आमने सामने जो है कभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर जो है आप समझ सकते हो कि कुछ होने वाला है, जैसे कि अगर पानी है, ठीक है, अगर आप किसी समुद्री इलाका में है तो देखिएगा अचानक मछली जो है पानी से निकल के बाहर की ओर आने लगता है। ठीक है, या कहीं जंगल में जो है जानवरों का व्यवहार जो है, वो जानवर इधर उधर भागने लगता है। ठीक है, या सांप जो है वो जमीन से आके बाहर की ओर निकलने लगता है। इसका मतलब जरूर है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले जो सुनामी हुआ था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि अचानक जो है पूरा मछलियाँ जो है निकल निकल के भागने लगा था, तो जिसके कारण जो था वहाँ के एक ट्राइब जो था वो इस चीज़ को महसूस कर लिए थे और वहाँ जो है वो बहुत जल्दी वो जगह को छोड़ दिए थे, जिसके कारण वो सेफ थे। ठीक है, और बहुत कोई जो है वहाँ पे लाखों लोग जो है वहाँ पे मारे गए थे, तो इस चीज़ को वहाँ पे मतलब कि महसूस किया गया था, देखा गया था। ठीक है, तो भूकंप जो है एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। जैसे कि भूज में भूकंप के झटके हुआ था 26 जनवरी 2001 को, और रिएक्टर में इसका कितना तीव्रता था, 6.9 थी। ठीक है, इसके अलावा भुज की तबाही, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, तो ये सब छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं भूकंप की तीव्रता जो है हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं, और जैसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिसकी तीव्रता 5.0 होता है उसकी वो वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिसकी भूकंप 6.0 होता है या इससे अधिक होता है तो बहुत ही शक्तिशाली होता है, और जो 7.0 होता है या अधिक होता है वो तो आपका बहुत सावधानी, वो तो सावधानिक शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अच्छा, एक बात, यहाँ से भूकंप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर भूकंप से हम लोगों का पैडालॉजी में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है भाई, जैसे आपको 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि इस पर जो है कोई एक्टिविटी किया जाए, या इस पर कोई भाषण दिया जाए, या इस पर किसी तरह का मतलब कि और भी कोई स्टेटमेंट रहेगा, तो याद रखिएगा इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि भूकंप के द्वारा जो सावधानी बरतनी चाहिए तो वो, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भूकंप के समय हमें कौन कौन से सावधानी को बरतनी चाहिए। ठीक है, और कैसा बचाव करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही होता है। 3-4 स्टेटमेंट रहता है जो कि अभी हम लोग 1-2 डिस्कस किए, एक मेरा याद नहीं आ रहा, तो एक स्टेटमेंट इस तरीके से पूछा जाता है जो कि हमारा वो सही स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, मुख्य अस्त्राकृति, तो अपक्षय एवं अप्रदन नामक, जैसे कि अभी हम आपको बताएं क्या होता है। ठीक है, तो विघटित होती रहती है, पृथ्वी की सतह पर सैलों को टूटने की अप्रश्य की क्रिया होती है, और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले श्रेय को अप्रदन कहते हैं। तो वायु, जल आदि अपराधित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, उसी को हम लोग निक्षेपित कहते हैं। तो हम आपको बता चुके थे अप्रदन किसको कहते हैं और निक्षेपित किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये जो है पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करता है, मतलब कि क्या वो अलग अलग मतलब कि शेप बनाता है, ये दोनों के कारण। मान लीजिए अप्रदन हो रहा है तो कोई चीज़ टूटता है तो वो धीरे धीरे टूट जाता है ना, जैसे कि क्या कहते हैं, आपका नदी या नाला में अगर कोई पर्वत रहता है तो देखे होंगे कि कभी कभी वो टूट के कभी वो होल बना देता है, कभी कभी वो ऊपर वाला भाग टूट जाता है, बस एक खड़ा रहेगा, कभी कभी वो मतलब कि अलग अलग शेप बनाता है। ठीक है, तो इसी को कहा गया है। तो नदी के कार्य, तो नदी के जल से दृश्य भूमि का प्रदन होता है, जब नदी किसी खड़े नाले वाले स्थान से अत्यधिक कठोर स्थल, सैल या खड़ी ढाल वाले घाटी में गिरती है तो ये आपका जलप्रपात बनती है। तो पता है जलप्रपात जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जलप्रपात बनता है। ठीक है, तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं हम लोग, विषप कहते हैं। विषप किसको कहते हैं, याद रखिएगा, जब नदी का मार्ग जो है वो मोड़ता है एक दूसरे पे, मतलब मोड़ के जब इधर उधर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोड़ के बह रहा है, तो इसको हम लोग, इस मोड़ को हम लोग विषप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विषपों की किनारों पर लगातार अप्रदन
अपरदन और निक्षेपण। तो ये जब मोड़ता है ना, तो इस पे लगातार क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण होता है। तो विषुव लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और साथ समय के साथ विषुव लूप जो है नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। तो इस तरीके से मुड़ते 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 क्या है, यहाँ पे क्या होता है, वो मेन जो झील होता है उससे कट जाता है और अपना एक छोटा सा झील बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग चाप झील कहते हैं। तो कभी कभी नदी जो है अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों की निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण होता है और ऐसे मिट्टी अन्य पदार्थ के अवसाद कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ बालकृत मैदान का निर्माण होता है। नदी की क्या है, नदी की उत्थित तटों के तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों को अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग तो ये देखें कि विषुव क्या होता है, फिर हम लोग देखें कि जब ये विषुव जो रहता है वो अपना जो मेन नदी रहता है उससे अलग हो जाता है और एक चाप झील बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस तरीके से नदी जब अपने तट से बाहर आता है तो फिर वो बाढ़ लाता है, जिसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र में जो है अपने साथ वो महीन मिट्टी लेके आता है। ये महीन मिट्टी जो रहती है ना, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, ये और नदी की उठित और जहाँ पे नदी पे जहाँ पे वो मतलब ज़्यादा मतलब बालू या मिट्टी जो जाके जमा हो जाता है, तो ऐसी उठित मतलब कि उठा हुआ तट जो रहता है उसको हम लोग तटबंध कहते हैं। तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है ना, नदी का प्रवाह जो होता है वो धीमा हो जाता है और वो अलग अलग धारा में, कोई नदी इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इस तरीके से विभाजित हो जाती है। इसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो नदी की जो धारा है ना वो अलग अलग में विभाजित हो जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वितरिका कहते हैं। तो यहाँ नदी जो रहता है इतना धीमा हो जाता है कि अपने साथ मलबे का निक्षेपण करने लगता है। ठीक है, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। तो और सभी मुहाने की अवसादों की संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और समुद्र तरंग की कार्य, तो नेक्स्ट है समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय अस्त्राकृति बनाते हैं। अस्त्राकृति मतलब बताया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से शेप बना दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको स्टैक कहते हैं। ये जो है बीच वाला जो है मिट्टी वो ये जो पर्वत था वो धीरे धीरे टूट गया टकराते हुए और टूट के वो गायब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक अलग जो है अस्त्राकृति बनाई। तो समुद्र तरंगे जो है लगातार सैलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होता है, समय के साथ ये जो है टूट जाता है। यहाँ पे देखिए इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर उनकी केवल छत ही बचती है, जिसे हम लोग तटीय मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं, केवल छत बच जाता है तो इसको हम लोग तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार अपरदन छत्र को भी तोड़ देती है, केवल दीवार बच जाती है, इसको हम लोग स्टैक कहते हैं। और मान लो जो कभी कभी ये टूट जाएगा छत और केवल ये बच जाएगा तो इसको हम लोग स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि स्टैक और ये क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे समुद्र तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर लेती है और गोलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का प्रदान करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जो है पिघलने से उन गर्तों में जल जो है भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोर के निर्माण करती है। तो हिमोर क्या होता है, तो हिमोर समझ में आया कि जो आपका हिमनद से जो आपका
हिमनद से के निक्षेपण से जो आपका निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमोर कहते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हिमनद के द्वारा जो पदार्थ रहता है, जो छोटे छोटे बालू रहते हैं, जो सेल रहते हैं, जो रेत रहते हैं, जो आके जमा हो जाता है, ठीक है, तो उस निक्षेपण को हम लोग क्या कहते हैं, हिमोर कहते हैं। हिमोर से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है सीटेट में। नेक्स्ट है पवन के कार्य। क्या आप सभी रेगिस्तान देखे, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन क्षेत्र के ऊपर भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार सक्रिय और शिप विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर वह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का वहां रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको हम लोग बालू टिप्पा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसे लोएस कहते हैं। चीन वो में विशाल लोएस निक्षेप पाया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान में बहुत ही बालू रहता है, तो ये जो बालू जैसे ही हवा तूफान आता है तो वो बालू को उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक देता है, फिर वहाँ जाके जमा कर देता है। इसी को हम लोग बालू टिप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू टिप्पा कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। तो चीन जो है, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाया जाता है। ये था चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में हमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब जहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है वो सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग जो है इस चैप्टर का क्लास 6 to 8 का जो चैप्टर है, क्लास 6 और 7 के जो हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 3 या 4 चैप्टर का MCQ एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।